एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बल तथा गति के नियम, जो कि हमारे क्लास 9 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 9 के ऊपर हमारे हिंदी में नोट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपका चैप्टर है बल तथा गति के नियम, ये हमारे फिजिक्स का चैप्टर है और ये जो नोट्स हैं वो आपको हिंदी भाषा में मिलेंगे और ये हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बल क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है। इसे खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। अब जैसे कि आप देखिए इस वीडियो में, अगर मैं इस नोटबुक को ऊपर या नीचे कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे क्या लगाना पड़ रहा है? बल। जैसे कि और क्या उदाहरण हो सकते हैं हमारे? दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाजे को बंद करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए धकेलना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। या फिर हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु के ऊपर किसी वस्तु को या तो धकेलते हैं या फिर अपनी तरफ खींचते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब आते हैं बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है, अब जैसे ये हमारी नोटबुक है, ये हमारी क्या है? स्थिर है। अगर मैं इसके ऊपर बल लगाती हूँ तो ये हमारी स्थिर से अस्थिर हो जाएगी। इसका उदाहरण क्या है? एक फुटबॉल को पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है। जैसे कि आप सभी जैसे फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे तो पहले क्या होती है? फुटबॉल अस्थिर होती है, वो चलती हुई नहीं होती है, उसमें कोई गति नहीं हो रही होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको धक्का देते हैं, पैर से टच करते हैं, तो वो क्या है? अपनी गति में आ जाती है, वो गतिशील हो जाती है। तो वो भी क्या प्रभाव हुआ? बल लगाने से उस पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद आता है हथौड़ा मारने से पत्थर का टूटना। अब एक चीज़ और होती है, हमारे आसपास कोई भी गतिविधि होती है तो उसके अंदर हमें बल लगाना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारे बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संतुलित बल। जब कोई वस्तु एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणाम नेट बल शून्य होता है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। अब इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है और उस टेबल पे दोनों ही तरफ से बल लगाया जा रहा है और वो जो बल होगा वो इक्वल मात्रा में लगाया जाएगा, तो उस बल को हम क्या नाम दे देंगे? संतुलित बल। या फिर एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हो दोनों तरफ से और दोनों तरफ से ही बल इक्वल लग रहा है तो उस वो जो वस्तु है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और अगर कोई वस्तु अपनी जगह से बल लगाने पर भी नहीं हिल रही है तो उसका क्या अर्थ हुआ? कि हम उस पर संतुलित बल लगा रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। जो हमारा बल होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। यहाँ पे आप एक ही जगह F भी लिख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल F होता है हमारा फोर्स और फोर्स का मतलब होता है हमारा बल। इसका उदाहरण है रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तब परिणाम बल शून्य होता है। जब बहुत सारे बच्चों ने स्कूल्स में खिलाया जाता है रस्सा कस्सी, जो गेम होता है हमारा टग एंड वॉर, तो उसमें क्या होता है कि एक रस्सी को आधे बच्चे एक साइड से खींचते हैं और आधे बच्चे दूसरी साइड से खींचते हैं। और जब दोनों ही टीमें आपस में बिल्कुल इक्वल बल लगा रही होती हैं, समान बल लगा रही होती हैं खींचने के लिए, तो जो रस्सी है वो अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो उसका जो परिणाम बल होगा वो कितना होगा? हमारा शून्य होगा। इसके बाद आता है हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक आपके पास टेबल है और उस टेबल पे दो लड़कियां एक ही साइड से बल लगा रही हैं तो वो अपनी जगह से हिल जाएगी। तो हमारा क्या, एक साइड से तो बहुत सारा बल लग रहा है और दूसरी साइड से कोई बल ना लगने के कारण वो वस्तु अपनी जगह से हिल गई है, तो उस बल को हम कहते हैं असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बल का परिणाम, उनके अनेक बलों का परिणाम बल शून्य नहीं होता है परंतु विपरीत दिशाओं में होता है, तो उसका क्या होगा? वो शून्य के बराबर नहीं होगा। F इज नॉट इक्वल्स टू 0।
और यहाँ पे F क्या है वो आप सभी को पता है, F को हम बोलते हैं फोर्स। जो आपके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होंगे, जो सूत्र होंगे, वो आपको अल्फ़ाबेटिकली ही पढ़ने पड़ेंगे। जैसे फोर्स को आप F ही लिख सकते हो, बल का ब नहीं लिख सकते। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी समझनी होंगी और कुछ चीज़ें हिंदी में भी समझनी पड़ेंगी। यह किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है, किसी भी वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। जब कोई वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, तो क्या होगा, उसका जो वेग होगा वो शून्य होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु अपनी गति में आती है तो उसका वेग कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये चीज़ हम आगे पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। अब बात आती है गति। सबसे पहले हम गति के नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये समझेंगे कि गति क्या होती है। गति होती है कोई भी कार्य करने की क्षमता। मान लीजिए अगर आप गति नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर है, तो उसका मतलब क्या है, उसमें कोई गति नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई बल भी नहीं लगाया जा रहा है। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया और वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन किया। अब हमने यहाँ पे दो वैज्ञानिकों के नाम सुने हैं, न्यूटन और गैलीलियो। पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन होते हैं। न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। उन्होंने क्या किया था, जो गैलीली एक वैज्ञानिक ही थे, उन्हें मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो उन्होंने अपनी किताबें लिखना शुरू किया। तो उनकी किताबों का अध्ययन करके, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करके न्यूटन प्रभावित हुए और उन्होंने क्या, गति के 3 नियम दिए। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गति के कितने नियम हैं, तो आप बता दीजिएगा गति के 3 नियम हैं। और किसने दिए थे? गति के नियम न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने, मतलब साइंटिस्ट ने दिए थे। अब हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल ना लगाएं। लेकिन अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बल ना लगाएं। ऐसे समझिए। अब मान लीजिए ये हमारी जो नोटबुक है ये रुकी हुई है, तो अगर मैं इस पर बल लगाती हूँ इस प्रकार, तो क्या है, ये अपनी जगह से हिलना डुलना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जैसे मैंने बल लगाया और ये चल रही है, तो अगर मैं बल ना लगाऊँ इसको रोकने के लिए, तो ये रुकेगी नहीं। तो हमारी गति का पहला नियम यही कहता है। किसने दिया था? न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। तो न्यूटन ने कहा कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इस नियम को हम जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में काफ़ी नाम से आ सकता है। या तो आपको ये दे दिया जाए कि गति के नियम बताइए, गति का पहला नियम बताइए, न्यूटन का पहला नियम बताइए, या फिर जड़त्व का नियम बताइए। तो गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान रेखा अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसके बाद आता है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम। ये थोड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट नियम है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है हमारा एग्ज़ाम में, वो थोड़ा टीचर क्या सोचते हैं कि दूसरा नियम काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पाता है, तो टीचर उसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देती है। बट हम आपको अच्छे से समझाएंगे। इससे पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली असंतुलित बल से समानुपातिक होती है। अभी इसको बाद में समझेंगे हम। एक हमारा फॉर्मूला होता है F=ma, जहाँ पे हमारा F क्या है? फोर्स, M मास और A हमारा एक्सेलरेशन। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, हमारा सूत्र है F=ma, जहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? F क्या होता है? हमारा फोर्स, जिसको हम बल कहते हैं। M क्या होता है? मास, जिसका मतलब होता है द्रव्यमान, और A होता है हमारा एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण। इस सूत्र के अनुसार अगर हमारा बल ज़्यादा होगा तो हमारा जो वस्तु है उसका मास भी, मतलब द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा।
एक और तरीका इसको समझने का, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर कोई छोटा पत्थर होगा तो उसको हटाने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई पत्थर बहुत बड़ा है तो उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमारा बल बढ़ता है, मास बढ़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो भी हमें बढ़ानी पड़ती है। त्वरण का मतलब क्या होता है? बल तो हमने समझ लिया, किसी भी वस्तु को धकेलने या फिर खींचने के लिए जो लगाया जाता है उसको हम कहते हैं बल। तब द्रव्यमान, किसी भी वस्तु में कुछ ना कुछ भार या मान होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? मास कहते हैं या द्रव्यमान कहते हैं। अब कोई भी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाया जाएगा तो वो गति में आएगी, और जब गति में आएगी तो उस चीज़ में हमारे दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी वेलोसिटी मतलब वेग। हमारे दो वेग होते हैं, एक शुरुआती वेग और एक होता है हमारा अंतिम वेग। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये होगा हमारा शुरुआती वेग, और यहाँ से यहाँ पे आया तो वो हमारा कुछ ना कुछ होगा, ये होगा हमारा अंतिम वेग। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सीलरेशन मतलब त्वरण है, मास है, वो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से डिपेंड करेगा? हमारे बल पर डिपेंड करेगा। अब हम इसको कैसे समझा सकते हैं? F = ma, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो बल है वो मास और एक्सीलरेशन को सीधा सीधा प्रभावित करेगा। अगर बल बढ़ेगा तो फिर हमारे जो वस्तु है उस पर लग रहा उसका मास, उसका द्रव्यमान और उस पर लग रहा त्वरण दोनों ही बढ़ेंगे। अब इस साइन को हटा के हम क्या लगा देते हैं? के, और के होता है हमारा कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में समझना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा हिंदी में, क्योंकि जो चीज़ें इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही रहेंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ था? F = ma, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया? = k, और k की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, कोई उसमें चेंज नहीं आता है, जो वैल्यू होती है वही की वही रहती है। अब अगर यदि f की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1 है, तो सारी चीज़ें क्या होंगी? हमारी बढ़ेंगी। अब एक चीज़ देखते हैं, हमारा a का जो फॉर्मूला होता है, a मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण, v - u/t होता है, जिसमें कि v क्या होता है हमारा? v होती है हमारी अंतिम वेग, और u होता है हमारा शुरुआती वेग। शुरुआती वेग का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है ना, तो यहाँ से चलने वाला जो वस्तु स्टार्ट होगी तो यहाँ पे जो हमारा शुरुआती वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन जब ये गति में आएगा तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। तो वेग की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करती है आपके क्वेश्चन में। इसी वजह से हमारा जो यहाँ पे F = ma हमारा वो होता है, सूत्र होता है। एक ही जगह हमने ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है, ΔV/T। ΔV होता है हमारा V - u, तो ΔV हम लिख सकते हैं V - u की जगह, और नीचे आ जाएगा हमारा टाइम। अगर हमारा टाइम ज़्यादा होगा तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, और अगर हमारी फोर्स ज़्यादा है तो हमें टाइम कम लगाना पड़ेगा। यदि किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है तो हमें समय कम लगेगा। इसका उदाहरण है, यदि भी कोई भी ठेला यदि एक आदमी के बल से कम तेज चलता है और कई लोगों के एक साथ बल लगाने से बहुत तेजी से चलता है। ये सिर्फ सीधा सीधा ये दर्शाता है कि अगर किसी वस्तु में ज़्यादा द्रव्यमान है तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम द्रव्यमान है तो कम बल लगाना पड़ेगा। अगर हम बल ज़्यादा लगाते हैं तो उसका वेग भी ज़्यादा होगा, और अगर कम बल लगाते हैं तो कम वेग होगा। इसके बाद आता है हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार जब तक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। अब जैसे कि अगर हम किसी दीवार पर बल लगाते हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर बल लगा रही होती है, बस फर्क इतना है कि वो हमें इतना महसूस नहीं देता है। इसको एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि अगर आप किसी को धक्का दोगे तो थोड़ा बहुत बल तो आपके ऊपर भी लगेगा उस इंसान से।
अब ये हमारा क्या है, हमारे पास दो इंसान है ए और बी। अगर ए बी के ऊपर बल लगाएगा तो पहले ए बी के ऊपर बल लगा रहा है और अब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बी ए के ऊपर लगा रहा है। जब बी ए के ऊपर लगाएगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे नेगेटिव में जाएगी, वो उल्टी फोर्स लगाएगी दूसरी तरफ से। उदाहरण क्या है, नाव से उतरने पर इसके पीछे की ओर चलना। जब हम नाव पे से उतरते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जो नाव है वो पीछे की तरफ जाती है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। जब हम चलते हैं तो पृथ्वी का वो भाग जहाँ पे हम खड़े होते हैं वो पीछे चला जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का लगाती है। जब बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो गोली क्या है, वो आगे की तरफ चलती है बंदूक, लेकिन जो झटका लगता है वो हमारे हाथ पर लगता है और हमारा हाथ 1 सेकंड के लिए पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। ये हमारे न्यूटन के 3 नियम थे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे न्यूटन के नियम के ऊपर ही। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 है और त्वरण 3 मीटर पर सेकंड है तो बल ज्ञात कीजिए। तो हम सीधा F=ma वाला सूत्र लगाएंगे। m की वैल्यू निकालनी है हमें, F और a की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे इसका आंसर ले आएंगे 6 न्यूटन। इसके बाद आता है हमारा संवेग। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। जब किसी वस्तु में कोई गति आती है तो उस चीज को हम संवेग कह देते हैं। संवेग मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम को हमने p से डोनेट किया, p से हम लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P=mv, जिसमें p हमारा संवेग है, m हमारा द्रव्यमान है और v हमारा वेग है। इस नियम के अनुसार जब किसी गेंद का मास m1 होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआती वेग कितना होगा, u1 होगा, और अगर m2 होगा तो u2 होगा। फिर जब हमारा m1 होगा तो फिर से u2 होगा, फिर v2 होगा। यहाँ पे देखिए, जब पहला आदमी दूसरे के ऊपर बल लगाएगा तो फिर जब दूसरा आदमी पहले के ऊपर बल लगाएगा तो वो उसके माइनस में जाएगा, वो उससे उल्टा होगा। उदाहरण क्या होंगे हमारे, गेंद का कैच लेना, खिलाड़ी द्वारा कराटे के खेल में टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जो बल तथा गति का जो नियम है, इस चैप्टर के ऊपर जो नोट्स हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और नोट्स आपके यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।